नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार कुमावत आप सभी का इस YouTube वीडियो चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के अंतर्गत पिछले 2 वीडियो में हमने IMF और विश्व बैंक पर चर्चा की थी। आज हम विश्व व्यापार संगठन पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना इसके पूर्ववर्ती संगठन गेट के उरुग्वे दौर की वार्ताओं के परिणाम स्वरूप हुई थी। इसलिए WTO के बारे में जानने से पहले हमें गेट के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि गेट क्या है। गेट का फुल फॉर्म है प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध से लेकर के द्वितीय विश्व युद्ध के बीच में जो विश्व की अर्थव्यवस्थाएं थी वो आपस में प्रशुल्कों को लेकर के बड़े कसम में थी। इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद में वर्ष 1948 में हवाना में संयुक्त राष्ट्र व्यापार और रोजगार सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें 53 देशों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन बनाने के लिए चार्टर पर हस्ताक्षर किए, परंतु अमेरिकी कांग्रेस द्वारा पुष्टि न होने पर इसे छोड़ दिया गया, जिसको हम हवाना चार्टर के नाम से जानते हैं। दूसरा, उसी समय पैरेलल रूप से जो है जेनेवा में वार्ताएं चल रही थी इसी कसम को लेकर के कि जो प्रशुल्क है उन पर नियंत्रण कैसा किया जाए। वर्ष 1947 में जेनेवा में 23 देशों में व्यापार और प्रशुल्क नियंत्रणों में रियायतें देने के उद्देश्य से वार्ताएं चल रही थी। इन देशों ने हवाना चार्टर की जो व्यापारिक नीति जो थी उनको सम्मिलित करते हुए एक बहुपक्षीय संधि तैयार की, जिसको हम गेट के नाम से जानते हैं। तो जो गेट की स्थापना है वो जेनेवे वार्ताओं के परिणाम स्वरूप हुई, क्योंकि हवाना चार्टर जो है वो फेल हो गया था और जो है जेनेवा वार्ताओं की संधि के आधार पर एक सामान्य समझौता तैयार किया गया। ये एक अस्थायी समझौता था, आगे जाकर के इसने जो है स्थायित्व का रूप ले लिया। जो जेनेवा वार्ताओं में जो संधि हुई उस संधि पर जो है 30 अक्टूबर 1947 को सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किए और 1 जनवरी 1948 से जो है प्रशुल्कों और व्यापार पर सामान्य समझौता गेट के नाम से जिसे हम जानते हैं वो क्रियाशील हो गया। 30 अक्टूबर 1947 को हस्ताक्षर हुए और जो है 1 जनवरी 1948 से गेट आपका लागू हो गया। 1 जनवरी 1948 से गेट लागू होने के बाद से जो है विश्व व्यापार को लेकर के जो है गेट के लगातार सम्मेलन हुए और वार्ताओं के लगातार 8 दौर चले, जिनमें का प्रमुख उद्देश्य था कि प्रशुल्कों पर नियंत्रण लगाया जाए और विश्व व्यापार को जो है प्रशुल्क मुक्त बनाया जाए। तो एक चर्चा करते हैं हम विश्व व्यापार वार्ताओं के दौर को, जो लंबा दौर चला। इसका जो प्रथम सम्मेलन हुआ वो वर्ष 1947 में जेनेवा में हुआ, जिसमें 23 सदस्य देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे और इसकी महत्वपूर्ण बात रही थी कि 130 द्विपक्षीय वार्ताएं इस सम्मेलन में संपन्न की गई। द्वितीय जो गेट का सम्मेलन हुआ वो NAC फ्रांस में हुआ अप्रैल 1949 में। तब तक सदस्य देशों की संख्या बढ़कर के 33 हो गई और इस सम्मेलन में जो है 147 द्विपक्षीय वार्ताएं पूर्ण की गई। तृतीय जो सम्मेलन हुआ वो इंग्लैंड में हुआ 1950-51 में। 39 सदस्य देश थे और इसमें जो है 400 द्विपक्षीय वार्ताएं की गई, जिसमें से 147 ही पूर्ण हो पाई। चौथा और पांचवा जो गेट का सम्मेलन है वो आपका 1955-56 और 60-61 में जो है जेनेवा में संपन्न किया गया। छठा दौर जो है वो जेनेवा में हुआ, जिसे हम केनेडी दौर के नाम से भी जानते हैं। ये एक लंबा दौर चला 1963 से लेकर के 1967 तक। 54 सदस्य देशों ने इसमें हिस्सा लिया और इस दौर की सबसे खास बात रही कि विकसित देशों द्वारा जो है 35% तक प्रशुल्कों में कमी का वादा किया गया कि हम जो है 35% तक जो है प्रशुल्कों में कमी करेंगे। इसका जो 7वां दौर है जिसको हम टोक्यो दौर के नाम से जानते हैं, टोक्यो जापान में आयोजित किया गया और इसकी जो समयावधि थी वो 1973 से 1979 तक थी। 102 सदस्य देश थे और इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण बात रही कि गैर प्रशुल्कों के प्रतिबंधों के संबंध में एक आचार संहिता बनाई गई, जिसमें सभी देशों द्वारा सहमति प्रकट की गई।
इसका 8वां और जो अंतिम दौर था, जिसको हम उरुग्वे दौर के नाम से जानते हैं, पुंटा डेल एस्टे में जो है उरुग्वे में आयोजित किया गया, और 86 से लेकर के 1993 तक ये एक लंबा दौर जो है वो चला। 117 सदस्य देश थे और विश्व व्यापार संगठन की स्थापना पर इस सम्मेलन में सहमति बनी। दोस्तों, ये जो राउंड था वो 4 वर्षों का इसका उद्देश्य था कि 4 वर्षों में ये समाप्त हो जाएगा, लेकिन वार्ताओं का दौर इतना लंबा चला कि जो है दिसंबर 1993 तक जो है ये चला, और अंत में जो है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना पर सहमति बनी, और जो है विश्व व्यापार की जो गेट की जो वार्ताएं थी, उन वार्ताओं के परिणाम स्वरूप जो है WTO की स्थापना की गई। यहां से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है राउंड को लेकर के, तो 3 महत्वपूर्ण इसके राउंड है जो WTO की स्थापना संबंध, केनेडी दौर, टोक्यो दौर और 8वां उरुग्वे दौर। स्थापना की हम बात करें तो विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना है वो गेट की परिणति के रूप में हुई, हम जानते हैं। तो जो इसकी जो स्थापना वो डंकल प्रस्ताव के रूप में हुई, जिसको हम डंकल ड्राफ्ट के नाम से जानते हैं। इसका जो विश्व व्यापार के संगठन की स्थापना का जो प्रारूप है वो उस समय के गेट के प्रमुख निदेशक ऑर्थर डंकेल द्वारा प्रस्तुत प्रारूप पर आधारित था, जिसे ही डंकल प्रस्ताव कहा जाता है। उस प्रस्ताव की 2 महत्वपूर्ण बातें थी जो उस उरुग्वे दौर में शामिल की गई। एक था बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित पहलू, ट्रिप्स, द एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, और दूसरा था व्यापार से संबंधित निवेश उपाय, ट्रिप्स और ट्रिप्स। ये दोनों की फुल फॉर्म अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, ट्रिप्स और ट्रिप्स। तो ट्रिप्स की है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, एंड ट्रिप्स की है द एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जो दोनों ही जो है उरुग्वे राउंड से संबंधित है। दोनों को बाद में जो WTO में भी सम्मिलित किया गया। मराकश नगर मोरक्को में जो है 124 सदस्य राष्ट्रों द्वारा 5 अप्रैल 1994 को विश्व व्यापार संगठन का जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था उस पर हस्ताक्षर किए गए, और उसके परिणाम स्वरूप जो है 1 जनवरी 1995 को जो है इसकी विधिवत स्थापना कर दी गई। WTO जो है वो इसकी विधिवत स्थापना 1 जनवरी 1995 को इसकी विधिवत स्थापना कर दी गई। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके प्रथम महानिदेशक रेनेटो रूगेरा इटली के थे। वर्तमान में इसके महानिदेशक है रॉबर्टो एजीविदो, जो ब्राजील से हैं, और महानिदेशक का कार्यकाल जो है वो 4 वर्ष का होता है। दोस्तों, महानिदेशक जो होता है वो WTO का सर्वोच्च पदाधिकारी होता है। इस प्रकार से जो है गेट जो था वो एक अस्थायी प्रकृति का संगठन था, जिसकी प्रकृति अस्थायी थी। उसके विपरीत जो है विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना की गई वो एक स्थायी संगठन के रूप में की गई, और इसकी स्थापना जो है वो एक जो जितने भी इसके सदस्य राष्ट्र हैं उन सदस्य राष्ट्रों की संसदों द्वारा अनुमोदित एक अंतरराष्ट्रीय संधि के आधार पर की गई। वर्तमान आर्थिक जगत में हम बात करें तो विश्व व्यापार संगठन की जो स्थिति है वो आपकी IMF और वर्ल्ड बैंक के समकक्षी हैं, लेकिन दोनों में अंतर यह है कि जहां IMF और वर्ल्ड बैंक UNO की एक कार्यकारी एजेंसी है, वहीं विश्व व्यापार UNO से स्वतंत्र है। ये UNO की एक एजेंसी नहीं है। राष्ट्रों की बात करें तो इसके कुल 164 सदस्य हैं वर्तमान तक। नवीनतम जो सदस्य है वो अफगानिस्तान है, जिसे 29 जुलाई 2016 को सदस्यता प्रदान की गई। विश्व नवीनतम सदस्यों की हम बात करें तो 159वां जो सदस्य हैं वो तजाकिस्तान को बनाया गया था 2013 में, 160वां सदस्य यमन को 2014 में, 161वां सदस्य सेशेल्स को 26 अप्रैल 2015 को, 162वां सदस्य जो है कजाकिस्तान को 30 नवंबर 2015 को, 163वां सदस्य जो है लाइबेरिया को बनाया गया 14 जुलाई 2016 को, और अंतिम जो नवीनतम सदस्य है वो है अफगानिस्तान को बनाया गया था 29 जुलाई 2016 को।
विश्व व्यापार संगठन इस बात को महत्व देता है कि निर्णय एकमत पद्धति के आधार पर किया जाए, अर्थात जो भी निर्णय हो वो सर्वसम्मति से किया जाए। लेकिन यदि सर्वसम्मति नहीं बन पाती है तो फिर जो डिसीजन होगा वो आपका 2/3 बहुमत से किया जाएगा। और 2/3 बहुमत में भी ये निश्चित किया गया कि जो वोटिंग होगी वो एक देश एक वोट का नियम लागू होगा। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में हमने देखा कि वहां पर जो वोटिंग का पावर है सदस्य देशों का वो उनके द्वारा किए गए अंशदान पर निर्भर करती है, लेकिन डब्ल्यूटीओ में ऐसा नहीं है, एक देश एक वोट का नियम यहां पर लागू किया जाता है। विश्व व्यापार संगठन के हम उद्देश्यों की बात करें दोस्तों, तो इसका पहला उद्देश्य है जीवन स्तर में वृद्धि करना। दूसरा उद्देश्य पूर्ण रोजगार और प्रभावपूर्ण मांग में विश्व स्तरीय वृद्धि करना। तीसरा उद्देश्य वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन व्यापार का प्रसार करना। चौथा उद्देश्य विश्व के संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करना। पांचवा इसका उद्देश्य सतत विकास की अवधारणा को स्वीकार करना और पर्यावरण संरक्षण करना। तो दोस्तों ऊपर के जो दोनों उद्देश्य हैं, पहला जीवन स्तर में वृद्धि करना और दूसरा प्रभावपूर्ण मांग और पूर्ण रोजगार में वृद्धि करना, ये जो है गेट के भी उद्देश्य थे। लेकिन और तीसरा जो गेट का उद्देश्य था वो था वस्तुओं के उत्पादन एवं व्यापार का प्रसार करना। इसके विपरीत जो है डब्ल्यूटीओ ने सेवाओं के उत्पादन एवं व्यापार के प्रसार की भी बात की है। तो ये दोनों में जो अंतर बनाता है। चौथे पॉइंट पे हम बात करें तो डब्ल्यूटीओ जहां विश्व के संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग की बात करता है, वहीं गेट में जो है विश्व के संसाधनों के अधिकतम उपयोग की बात कही गई थी कि विश्व के संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जाए, लेकिन डब्ल्यूटीओ जो है अधिकतम उपयोग के स्थान पर अनुकूलतम उपयोग की बात करता है। कार्यों की हम बात करें विश्व व्यापार संगठन के, तो इसका सबसे प्रमुख कार्य है पहला बहुपक्षीय व्यापार समझौतों के क्रियान्वयन, प्रशासन, कार्यकरण और प्रोत्साहन में सहायता देना, कि ये हेल्प करेगा जो भी बहुपक्षीय वार्ता होंगी। दूसरा है व्यापार समझौतों के क्रियान्वयन, प्रशासन और कार्यकरण के लिए आवश्यक ढांचा, जो भी आधारभूत संरचना की आवश्यकता होती है बहुपक्षीय व्यापार के लिए वो जो है डब्ल्यूटीओ उपलब्ध करवाएगा। इसका तीसरा प्रमुख कार्य है विश्व व्यापार संबंधित विषयों पर सदस्य देशों में वार्ताओं के लिए मंच उपलब्ध करवाना। यदि बहुपक्षीय है कोई विश्व व्यापार से संबंधित इश्यू है तो उसके लिए ये जो है सम्मेलन वगैरह आयोजित करेगा और उसको एक मंच उपलब्ध कराएगा जहां पर सभी सदस्य देश आपस में वार्ता कर सकते हैं। इसका चौथा उद्देश्य व्यापार विवादों के निपटारे से संबंधित नियमों एवं प्रक्रियाओं को प्रशासित करना। यदि किसी भी बात को लेकर के दो या दो से अधिक देशों के बीच में यदि विवाद हो जाता है परशुल्क को लेकर के या अन्य किसी नियमों को लेकर के, तो जो है वो इसके जो भी रूल्स रेगुलेशंस होंगे वो उनको जो है सुलझाने का प्रयास करेगा और उससे संबंधित नियम बनाएगा। व्यापार नीति समीक्षा प्रणाली को प्रशासित करना, यह भी एक डब्ल्यूटीओ का कार्य है कि वो जो जितने भी सदस्य देश हैं उन सदस्य देशों की व्यापार जो नीति है उसको उसकी समीक्षा करता रहता है कि कहीं वो जो है विश्व व्यापार के विरुद्ध तो कार्य नहीं कर रही है। वैश्विक आर्थिक नीति निर्माण में अधिक सामंजस्य स्थापित करने के लिए आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक इन दोनों में भी सहयोग स्थापित करने का प्रयास करता है, क्योंकि वो भी दोनों जो है आर्थिक जगत के शीर्ष संस्थान हैं, तो उनसे भी ये समन्वय करने का प्रयास करता है। अंतिम उद्देश्य इसका कि विश्व के संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करना। इसके बाद हम बात करें विश्व व्यापार संगठन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण समितियां हैं जहां से प्रश्न पूछा जाता है। इसकी सबसे पहली समिति है विवाद निवारण समिति। सबसे महत्वपूर्ण समिति है विवाद निवारण समिति। इसका जो कार्य है वो विभिन्न राष्ट्रों के विरुद्ध विश्व व्यापार संगठन के व्यापार नियमों के उल्लंघन की शिकायतों पर विचार करना। यदि कोई देश व्यापार के विरुद्ध यदि किसी देश के विरुद्ध शिकायत दर्ज करवाता है तो उसकी सुनवाई करना जो है, शिकायतों पर विचार करना इस समिति का कार्य है। सभी सदस्य देश इस समिति के सदस्य होते हैं और यदि मान लीजिए कोई विशेष इश्यू आ जाता है दो या दो से अधिक देशों के बीच में, तो ये जो समिति है वो विशेषज्ञों की समिति भी गठित कर सकती है पर्टिकुलर किसी इश्यूज को लेकर के। और इस समिति की बैठक जो है माह में 2 बार आयोजित की जाती है, जिसे डीएसबी हम कहते हैं, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। सेकेंड जो इसकी महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट समिति है वो है व्यापार नीति
समीक्षा समिति, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी, टीपीआरबी। इस समिति का कार्य है कि जो भी सदस्य राष्ट्र हैं उन सभी सदस्य देशों की व्यापार नीति का समीक्षा करना, कि कोई भी जो व्यापारिक नीति है किसी भी देश की, तो वो कहीं विश्व व्यापार को हतोत्साहित तो करने जैसी नहीं है, या विश्व व्यापार की हम जब ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो कहीं उसके विरुद्ध तो कार्य नहीं कर रही है। यह जो है सभी जितनी भी जो बड़ी व्यापारिक देश हैं उन सभी देशों की व्यापार नीतियों की वर्ष में दो वर्ष में एक बार समीक्षा करता है। 2 सालों से जो है ये समीक्षा करता है। सभी सदस्य देश इस समिति के भी सदस्य होते हैं। इनके अलावा वस्तु व्यापार के निरीक्षण के लिए वस्तु व्यापार परिषद, सर्विसेज के व्यापार को देखने के लिए जो है सेवा व्यापार परिषद है। इसके अलावा बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधित पहलुओं पर परिषद, ये जो आपका जो प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं उनको लेकर के देखती है। ये 5 समितियां हैं जो डब्ल्यूटीओ से संबंधित हैं। प्रथम 2 जो है वो बहुत महत्वपूर्ण समितियां हैं। बाद हम बात करें विश्व व्यापार संगठन के मंत्री स्तरीय सम्मेलन की। दोस्तों आपको बता दूं कि डब्ल्यूटीओ की जो सबसे बड़ी निर्णायक संस्था है वो है मंत्री स्तरीय सम्मेलन। विश्व व्यापार संगठन का जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन है वो शीर्ष संस्थान है, डिसीजन मेकिंग की जो हायर अथॉरिटी है। ये क्वेश्चन जो है फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा गया था। ये भी पूछा जाता है कि डब्ल्यूटीओ की जो शीर्ष संस्था है, जो निर्णायक संस्था है वो कौन सी है। महानिदेशक नहीं होता है, मंत्री स्तरीय जो भी जितने भी देश सदस्य देश हैं उन सबके जो मंत्री होते हैं, वाणिज्य मंत्री, वो इसमें भाग लेते हैं। मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो है वो प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाना जरूरी है। और इस सम्मेलन में बहुपक्षीय व्यापार समझौते के अंतर्गत किसी भी मामले पर फैसला किया जा सकता है, क्योंकि जैसा मैंने पहले ही कहा कि ये सर्वोच्च संस्थान है। डब्ल्यूटीओ की स्थापना से लेकर के अब तक जो है इसके कुल 11 सम्मेलन आयोजित हो चुके हैं। एक नजर डालते हैं कि पहला जो इसका प्रथम सम्मेलन है वो सिंगापुर में आयोजित हुआ था 9 से 13 दिसंबर 1996 को। 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई और 9 से 13 दिसंबर 2 साल बाद जो है इसका प्रथम मंत्री स्तरीय सम्मेलन सिंगापुर में आयोजित किया गया, जिसमें जो है मुख्य रूप से 4 मुद्दों पर वार्ता की गई। व्यापार और निवेश में संबंध, व्यापार एवं प्रतियोगिता नीति में संपर्क, सरकारी खरीद में पारदर्शिता और व्यापार का सरलीकरण। इन चारों मुद्दों पर चर्चा की गई, जिनको हम जो है सिंगापुर मुद्दों के नाम से जानते हैं। दूसरा सम्मेलन इसका जो है जेनेवा में आयोजित किया गया 18 से 20 मई 1998 को। तीसरा सम्मेलन जो है इसका सिएटल यूएसए में आयोजित किया गया 30 नवंबर से 3 दिसंबर 1999 को। चौथा सम्मेलन दोहा में आयोजित किया गया 9 से 13 नवंबर 2001 को। दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा कि चौथा जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन है वो बहुत महत्वपूर्ण है डब्ल्यूटीओ का। दोहा सम्मेलन जो है वो 2001 में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में कृषि, सेवाओं और औद्योगिक उत्पादों के व्यापार के विस्तार एवं पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर नए सिरे से वार्ता का दौर प्रारंभ करने पर सहमति बनी। इसी सम्मेलन में जो है वो चीन को जो है डब्ल्यूटीओ की सदस्यता नहीं बनाया गया। डब्ल्यूटीओ भारत के लिहाज से भी जो है एक महत्वपूर्ण सम्मेलन रहा था। इसमें विकासशील देशों की बातों को सुना गया था। 5वां सम्मेलन कानकुन मेक्सिको में आयोजित किया गया दिनांक 10 से 14 सितंबर 2003। कानकुन सम्मेलन की सबसे खास बात ये रही कि सबसे पहले जो है इसमें जो है मतलब जो ब्रिक्स जो कंट्रीज हैं उनको बड़ी गंभीरता से सुना गया। फिर छठा जो सम्मेलन है इसका वो हांगकांग में 13 दिसंबर से 18 दिसंबर तक 2005 आयोजित किया गया। हांगकांग
सम्मेलन में जो है जो विकासशील देश है उन्होंने अपना ग्रुप बना करके जो है विकसित देशों के सामने अपनी जो है बातों को प्रभावशाली तरीके से रखा और उसके बाद जो है कुछ सहमति बनी और जो है इस सम्मेलन के बाद एक हांगकांग घोषणा पत्र जारी किया गया जिसमें विकसित देश अपनी कृषि निर्यात सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके से 2013 तक पूर्णतः समाप्त करने पर सहमत हुई। 7वां सम्मेलन जो है आपका जेनेवा में 30 नवंबर 2 दिसंबर से 2009 तक, 8वां जेनेवा में फिर से 15 सितंबर से 15 से 17 दिसंबर 2011, 9वां जो इसका सम्मेलन है बाली इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था 3 से 6 दिसंबर 2013, 10वां इसका सम्मेलन जो है नैरोबी केन्या में 15 से 19 दिसंबर 2015। ये भी प्रमुख बात यहाँ ध्यान में रखने लायक क्वेश्चन पूछा जाता है कि नैरोबी केन्या ये प्रथम दक्षिण अफ्रीकी देश था जिसने जो है WTO के मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी की थी। इससे पहले कभी भी जो दक्षिण अफ्रीका के किसी भी देश में जो WTO का मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजित नहीं किया गया था। 11वां जो है वो ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में 10 से 13 दिसंबर 2017 को आयोजित किया गया था और जो 12वां जो इसका अगला जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन है वो नूर सुल्तान कजाकिस्तान में जून 2021 में प्रस्तावित है। पहले ये 20 में ही था लेकिन कोरोना के कारण जो है इसको 2021 में रखा गया है। तो दोस्तों ये जो है अब तक 11 इसके सम्मेलन हो चुके हैं और 12वां कजाकिस्तान में होना है। ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, सामान्यतः ये पूछा जाता है कि अभी फिलहाल में जो है मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, लेकिन इकोनॉमिक्स से संबंधित यदि कोई परीक्षा है तो उसमें इनका क्रमांक पूछा जाता है। मैच द फॉलोइंग टाइप का जो क्वेश्चन आता है उसमें पूछा जाता है कि कौन सा सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया। तो एक बार फिर से दोस्तों, पहला सिंगापुर, दूसरा जेनेवा, तीसरा सिएटल यूएस, चौथा दोहा कतर, 5वां कानकुन, 6वां हांगकांग, 7वां और 8वां फिर जेनेवा, 9वां बाली इंडोनेशिया में, 10वां नैरोबी केन्या में, 11वां ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में और 12वां जो है वो कजाकिस्तान में होगा। इसके बाद में दोस्तों गेट और WTO से संबंधित कुछ प्रमुख अवधारणाओं की बात करते हैं जो प्रमुख अवधारणाएं WTO और गेट से संबंधित है। तो सबसे पहली अवधारणा है परम मित्र राष्ट्र, मोस्ट फेवर्ड नेशन। आपने बहुत नाम सुना होगा MFN। जब भी भारत और पाकिस्तान की टकराट होती है तो भारत अक्सर जो है पाकिस्तान को MFN की लिस्ट से बाहर कर देता है। तो मोस्ट फेवर्ड नेशन की जो धारणा है वो गेट की ही प्रमुख अवधारणा थी। इसके अनुसार यदि कोई देश किसी अन्य देश में उत्पादित किसी भी वस्तु को कोई सुविधा प्रदान करता, कोई विशेष सुविधा देता है किसी भी दूसरे देश की वस्तु के, तो वो सुविधा जो है WTO गेट के समस्त जो भी सदस्य देश हैं उन सदस्य देशों को स्वतः ही प्राप्त हो जाती बिना किसी शर्त के, जिसको हम परम मित्र राष्ट्र धारा कहते हैं। दूसरी, विश्व व्यापार संगठन एवं कृषि छूट। जो कृषि से संबंधित छूट है जो WTO के अंतर्गत दी जाती है, तो सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र को दी जाने वाली घरेलू सहायता जो होती है उसको WTO के अंतर्गत जो है सकल सहायता व्यवस्था कहा जाता है, AMS, एग्रीगेट मेजर्स ऑफ सपोर्ट कहा जाता है। इसकी गणना जो है AMS की जो गणना है, जो घरेलू सहायता दी जाती है, इसकी गणना आगत और उत्पाद की सहायता के रूप में की जाती है। इन सहायताओं से क्या होता है कि विश्व व्यापार में विसंगतियां उत्पन्न होती है, क्योंकि कोई भी देश यदि छूट देगा तो उससे सस्ता उत्पादन हो जाएगा और विश्व व्यापार में उसके निर्यात की संभावनाएं बढ़ जाती है और विश्व व्यापार में विसंगतियां उत्पन्न होती है। इसलिए विश्व व्यापार संगठन WTO क्या करता है कि इस प्रकार की सहायता एक सीमा तक ही सदस्य देशों द्वारा प्रदान करने की छूट देता है कि उस सीमा से ज्यादा नहीं कर सकते। ये जो सीमा है उस देश के जो उस वर्ष का जो कुल सकल कृषि उत्पाद का जो भी मूल्य होता है उस मूल्य का जो 5% तक जो है वो विकसित देश छूट दे सकते हैं और 10% तक विकासशील देशों को छूट प्रदान करने की छूट है कि उससे ज्यादा वो सब्सिडी वगैरह नहीं दे सकते हैं। WTO की शब्दावली में कृषि छूटों को जो है विभिन्न बॉक्स के रूप में संबोधित किया जाता है, जिनको विभिन्न ट्रैफिक जो लाइट्स के कलर्स होते हैं उन कलरों के आधार पर जो है उन्हें बनाया गया है। तो सबसे पहले है हरित पेटी या उत्पादन तटस्थ पेटी, ग्रीन बॉक्स,
जो हमारी ट्रैफिक लाइट्स होती हैं उन्हीं के सिंबल के आधार पे जो है सब्सिडीज को डिवाइडेशन किया गया डिफरेंट बॉक्सेज में। तो सबसे पहले ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, जिसको हम प्रोडक्शन न्यूट्रल बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। तो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी के अंतर्गत उन सभी सहायताओं सब्सिडीज को शामिल किया जाता है जो विश्व व्यापार में न्यूनतम या एकदम जीरो विसंगतियां पैदा करती हैं कि जिनसे विश्व व्यापार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इन सहायताओं का उद्देश्य उत्पादन को प्रोत्साहित करना नहीं होता है, इसलिए ही इन्हें जो है उत्पादन तटस्थ पेटी कहा जाता है कि प्रोडक्शन न्यूट्रल बॉक्स रहता है कि इनका जो है प्रोडक्शन को मोटिवेट करने का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। दूसरा है नीली पेटी। इसके अंतर्गत जो है उन शर्तों को शामिल किया जाता है जिनका संबंध व्यापार में आने वाली विसंगतियों को कम करने से है। इसमें पीली पेटी के अंतर्गत सम्मिलित उन छूटों को सम्मिलित कर दिया जाता है जो किसी विशेष उत्पादन स्तर को प्राप्त करने के लिए दी जाती है। इसे शर्तों के साथ पीली पेटी भी कहा जाता है कि कुछ जो मतलब नीली पेटी में हम उन विषयों को शामिल करते हैं जो पीली पेटी में ऑलरेडी सम्मिलित है, लेकिन पीली पेटी में जो है छूट रहती है, लेकिन वो यदि किसी विशेष उत्पादन स्तर को प्राप्त करने के लिए विशेष छूट देते हैं तो उन छूटों को फिर जो है नीली पेटी में हम ब्लू बॉक्स में इंक्लूड कर देते हैं। नेक्स्ट है पीली पेटी अथवा तृणमणि पेटी या अंबर बॉक्स जिसको हम कहते हैं। इसके अंतर्गत उन सभी छूटों को शामिल किया जाता है जो व्यापार में विसंगतियां पैदा करती है या यूं कहें कि वो प्रत्यक्ष रूप से जो है उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए दी जाती है। तो जो भी सब्सिडी जो ग्रीन बॉक्स में और ब्लू बॉक्स में इंक्लूड नहीं होती है वो सब जो है आपकी येलो जो अंबर बॉक्स है पीली पेटी है उसमें इंक्लूड की जाती है। इसके बाद में है रेड बॉक्स। इसमें इंक्लूड इस पर जो है किसी भी प्रकार की सब्सिडी जो है वो अलाउड नहीं है, अनुमति नहीं है। हम जानते हैं कि लाल का मतलब होता है कि स्टॉप, तो किसी भी टाइप की सब्सिडी इस बॉक्स में इंक्लूड पर सम्मिलित नहीं होती। इसके अलावा एक पेटी और बनाई गई है S&D बॉक्स, सोशल एंड डेवलपमेंट बॉक्स। इसके अंतर्गत कुछ शर्तों के साथ कृषि क्षेत्र में सहायता प्रदान करने की छूट दी जाती है जिनका संबंध मानव विकास से होता है। इसके अंतर्गत जो है विकासशील देश अपने सकल कृषि उत्पाद का 5% तक जो है वो छूट दे सकता है, क्योंकि जहां जैसे मान लीजिए गरीबी बहुत ज्यादा है या भुखमरी बहुत ज्यादा है तो उन देशों को जो है स्पेशल सहायता इसके अंतर्गत दी गई है। बॉक्सेज हम देख सकते हैं, ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स। गैर कृषि उत्पाद बाजार पहुंच, नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट एक्सेस नामा, ये भी विश्व व्यापार से संगठन से संबंधित है। इसका उद्देश्य जो है वो गैर कृषिगत उत्पादों की विश्व व्यापार पहुंच को सुनिश्चित और सुलभ करना है। इसके बाद हम बात करें सीमा शुल्क में कटौती के कुछ सूत्रों की दोस्तों, तो दो सूत्र प्रमुख रूप से, एक स्विस सूत्र। स्विस सूत्र वास्तव में सामंजस्य स्थापित करने वाले वर्ग के अंतर्गत आता है। यह सूत्र ऊंची दरों में उच्चतर और निम्न दरों में निम्नतर कटौती का प्रावधान करता है, जिस कारण कटौती के उपरांत दो देशों की दरों का अंतर घट जाता है और बेहतर सामंजस्य की स्थिति उभरती है। इसी को हम जो है स्विस फॉर्मूले के नाम से जानते हैं कि जो भी देश है जो ऊंची दर लगाएगा उसमें उच्चतर ज्यादा कटौती की जाएगी और यदि निम्न दर लगाएगा ऊपर तो उसको निम्नतर कटौती की जाएगी और दोनों में एक सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। दूसरा है उरुग्वे दौर का सूत्र। जो उरुग्वे दौर चला था, गेट का 8वां जो दौर था 1986 से लेकर के 94, कृषि क्षेत्र में समझौते पर एक सहमति हुई जिसके अंतर्गत विकसित देशों द्वारा कृषिगत उत्पादों पर लगाए जाने वाले सीमा शुल्कों में कटौती करने का एक नया सूत्र अनुमोदित किया गया था। इसके द्वारा जो है सभी जितने भी जो विकसित देश हैं उन्होंने 6 वर्षों की अवधि में सीमा शुल्कों में 36% तक की कटौती का प्रस्ताव रखा और प्रतिवर्ष जो है 6% की कटौती करने का उन्होंने सहमति दर्शाई और कहा कि जो है 6 वर्षों में मिनिमम जो कटौती है वो 15% होना चाहिए, ऐसा भी इसमें प्रावधान रखा गया, जिसे हम जो है कटौती की समतल दर फ्लैट रेट मेथड भी कहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। अपने जो भी सुझाव हैं, जहां कहीं कमी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट दे करके लिख सकते हैं। धन्यवाद।